चलिए आज की क्लास शुरू करेंगे। आज की क्लास का टॉपिक हम लोगों का जैसे हमारा नया कोर्स शुरू हो रहा है, नया बैच शुरू हो रहा है, छत्तीसगढ़ की एक पूरी नई क्लास शुरू होगी, बाकी एग्जाम के लिए भी कवर अप करेंगे। तो छत्तीसगढ़ का पहला बेसिक क्लास रहेगा जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय हम लोग देखेंगे, नामकरण के बारे में देखेंगे और छत्तीसगढ़ में प्रथम क्या आया है उसके बारे में देखेंगे। जैसे अलग अलग एग्जाम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सीजीपीएससी का एग्जाम है, तो आज के वीडियो पे ही आप उतनी सारी चीजें कर लेंगे जिसमें सीजीपीएससी के 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। हर बार इसी प्रकार का होगा। आपका जो भी लेक्चर चलेगा उसमें मान के चलिए हर क्लास में इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ आपका सीजीपीएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुछ हॉस्टल वार्डन के एग्जाम से हो सकता है, इसके अलावा कुछ जो है सीजीटीईटी के एग्जाम से या शिक्षक भर्ती एग्जाम से। तो सब्जेक्ट जैसे आपके सेम होते जाएंगे वैसे वैसे टॉपिक से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। अच्छे से करेंगे। जो भी बच्चे कनेक्ट हो गए होंगे प्लीज मुझको बता दीजिएगा कि आप लोग कनेक्ट हो गए हैं, उसके हिसाब से हम लोग क्या पहला छत्तीसगढ़ का एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं जो आज शुरू करने वाला हूं। ओके, तो चलिए सबसे पहले छत्तीसगढ़ का लोकेशन समझना है। छत्तीसगढ़ का लोकेशन कहां पर है, कौन से लैटिट्यूड कौन से लॉन्गिट्यूड पे होता है, तो वहीं पर जो चीजें आएंगी सबसे पहले हम लोग एक सर्कल को समझने की कोशिश करते हैं, पृथ्वी को। ओके, डेमो लेक्चर से इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों की स्पीड स्लो रहेगी या फिर बहुत ज्यादा फास्ट रहेगी। आपको एक प्रॉपर अंदाजा लग जाएगा किस स्पीड से हम लोग पढ़ाते हैं, और साल भर जब तक आपका सिलेबस कवर अप नहीं होगा तब तक आपको इसी स्पीड से देखने को मिलेगा। बाकी चीजें मैं आपको बाद में बताता हूँ लेक्चर के क्या क्या चीजें हम लोग और कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे अगर मान के चलिए हमारी एक पृथ्वी है और पृथ्वी का केंद्र हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर है, तो पृथ्वी के केंद्र से अगर आप एक समतल को फ्लैट मानते हुए लाइन खींचोगे, ओके, और अलग अलग एंगल पे खींचोगे, मतलब अब मान लो इस तल को आप क्या मानते हो, एक नॉर्मल बेस मानते हो, और लाइन खींचना शुरू करोगे तो कुछ इस प्रकार की लाइनें जो है आपको खिंचाएंगी, और इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। ओके, वैसे ही अगर आप बेसिक लाइन को मानते हो और उसके बाद अगर आप लाइनें खींचना शुरू करते हो कुछ इस प्रकार का एंगल पे, तो ये कहलाएगी लैटिट्यूड। खैर ये इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है, हम लोग हर बार बताते हैं। ऑलरेडी आप लोगों को क्या है इसके बारे में, जो छत्तीसगढ़ का हमारा पुराना वीडियो है ना उस पर कवर अप होगा, बहुत अच्छे से उसमें हम लोगों ने समझाया हुआ है कि लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है। आज की चीज पे अगर हम लोग बात करेंगे तो आज की चीज में हम लोगों को क्या चीज समझना है, सबसे पहले जरूरी छत्तीसगढ़ है कहाँ, भारत है कहाँ, क्या लैटिट्यूड या क्या लॉन्गिट्यूड पे ये जो है आता है। ओके, सीधा उसके तरफ चलते हैं। तो देखिए ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी के अंदर जो भी महाद्वीप है वो सारे बांटे हुए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अलग अलग लाइन है जिसमें ये वाली लाइन जो होती है इसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री आपका लैटिट्यूड या फिर भूमध्य रेखा। वैसे ही एक लाइन यहाँ पर आएगी, ये होगी 23.5 डिग्री नदर्न लैटिट्यूड और ये होगी आपकी 23.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड। ओके, ध्यान रखिएगा। जैसे पृथ्वी है, ओके, अगर आप भूमध्य रेखा से पृथ्वी को दो भागों में बांटते हो तो नीचे वाली आपकी दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा, ऊपर वाला आपका उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो है हमारा उत्तर दिशा हो जाती है और ये वाली दक्षिण दिशा हो जाती है। तो जो आपका छत्तीसगढ़ है या जो आपका भारत है वो आपका धरती के उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध मतलब आप भूमध्य रेखा से उत्तर दिशा की तरफ जाओगे तो उधर मिलेगा। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ से बीच में एक लाइन खींचते हैं 0 डिग्री आपका लॉन्गिट्यूड या फिर जिसको हम लोग जीएमटी लाइन बोलते हैं, वहां से लेकर 0 से 180 डिग्री के बीच में अगर हम लोग काटेंगे पृथ्वी को तो दो भाग में कटेगी। इधर वाला हमारा क्या हो जाएगा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर या फिर पश्चिमी गोलार्ध, और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर पूर्वी गोलार्ध। ये है हम लोगों का भारत। भारत जो है पृथ्वी पे यदि बात करेंगे तो उत्तरी गोलार्ध पे है और इधर से आएंगे तो पूर्वी गोलार्ध पे है। तो जो भी हम लोगों को डाटा मिलेगा, अगर हम लोग बात करते हैं देशांतर रेखाओं की या फिर जिसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड, तो वो लॉन्गिट्यूड आपको हमेशा पूर्वी देशांतर मिलेगा, और लैटिट्यूड की बात करेंगे, अक्षांश की बात करेंगे, तो वो आपको हमेशा उत्तरी अक्षांश मिलेगा। कंफ्यूज नहीं होना है कि उत्तर दिशा में उत्तरी अक्षांश होगा, दक्षिण दिशा में दक्षिणी अक्षांश होगा, इस प्रकार से किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन मत रखिएगा। चलिए आते हैं भारत के बारे में बात कर लेते हैं। भारत किस प्रकार का है, भारत का लोकेशन क्या है, क्योंकि भारत को समझना है सबसे पहले हम लोगों को। तो भारत की यदि बात करेंगे ना तो भारत के बिल्कुल बीच से आपको क्या दिखेगी जाते हुए, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड पे आपको देखने को मिलती कर्क रेखा, जो कि भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इसके बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इतने राज्यों से आपको कर्क रेखा जाते हुए दिखेगी। वहीं पर यदि हम लोग बात करेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो कि 82.5 डिग्री की होती है, वो आपको जाते हुए दिखेगी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से। यहीं पर एक चीज आता है कि भारत का पूर्वी बिंदु क्या है, पश्चिमी बिंदु क्या है, ये इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक है, बट छत्तीसगढ़ समझने के पहले समझना जरूरी है। तो भारत का एकदम पूर्वी बिंदु आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश पे 97 डिग्री के आसपास,
की बितु पे। वैसे ही पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे, गुजरात में मिलेगा गौर माता। ओके, ऐसी यदि आप बात करेंगे उत्तरी बिंदु, तो इंदिरा कॉल होता है जो कि आपको काराकोरम के पास देखने को मिलेगा। दक्षिणी बिंदु जो मुख्य भूमिका है भारत की, वो है केप कोमोरिन। और एकदम दक्षिणतम बिंदु की यदि बात करेंगे, अंडमान निकोबार पे आएगा, जो कि आपका क्या होगा, इंदिरा कॉल। ओके, इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल, ये दो चीजों को ध्यान रखना है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के बारे में हम लोगों को क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, ध्यान से देखिएगा। तो कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से जा रही है, याद रखना, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से जाएगी। साथ ही साथ आईएसटी लाइन छत्तीसगढ़ से जाएगी। जो बेसिक छत्तीसगढ़ के बारे में जानना है, छत्तीसगढ़ को यदि आप देखोगे ना, तो लगभग भारत के मध्य में बोल सकते हैं या पूर्वी पार्ट में है। इसके साथ साथ थोड़ा सा दक्षिणी हिस्से में भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, जैसे एक इंसान के शरीर पे दिल होता है ना, वो लोकेशन पे हम लोग थोड़ा बहुत मान सकते हैं छत्तीसगढ़ पे। अगर पड़ोसी राज्यों की बात करेंगे, तो छत्तीसगढ़ के पड़ोस में अगर आप आते हैं, सबसे पहले आपको दिखेगा मध्य प्रदेश, जो कि टच होता है। दूसरा आपको देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश। तीसरा इस राज्य को देखेंगे आप, टच होगा झारखंड। चौथा राज्य जो आपका टच होता है वो है ओडिशा। पांचवा आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश। छठवां मिलता है तेलंगाना। और सातवां आपको मिलता है महाराष्ट्र। तो छत्तीसगढ़ से टच होने वाले 7 पड़ोसी राज्य हम लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि टोटल आपके कौन कौन से हो जाएंगे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, और आपका फिर से ले सकते हैं मध्य प्रदेश। साइक्लिक ऑर्डर पे याद रखिएगा, इजी होता है, घड़ी की दिशा में याद रखना है। मेन चीज अभी जैसे आयोग का हुआ केस, क्या आयोग ने इसका आंसर 6 ले लिया है। कारण क्या है आपको पता है, कुछ कुछ मैप्स पे जब आप देखोगे ना, तो आंध्र प्रदेश की सीमा कुछ इस प्रकार से टच है कि आपको दिखता ही नहीं है कि टच है, मतलब तेलंगाना को ही पूरा पूरा टच कर दिया है। तो जिसने भी आंसर मॉडल आंसर लिया होगा, उसने ये सोच के लिया होगा जो भी एक स्टैंडर्ड मैप है उस पर। बट अगर हम लोग अच्छे से जाएंगे, क्योंकि छोटी सी सीमा लगती है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश भी हमारा छत्तीसगढ़ को टच करता है। तो यहां तक में आप लोगों ने जो जो चीजें सीखी उसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी भारत के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो भारत का पूर्वी बिंदु आपको दिख जाएगा, पश्चिमी बिंदु दिख जाएगा, उत्तरी बिंदु दिख जाएगा, दक्षिणी बिंदु दिख जाएगा। भारत पे यदि बात करते हैं, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसी में एक राज्य हमारा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ लगभग बीच में बोल सकते हैं भारत के है। छत्तीसगढ़ से आपको कर्क रेखा जाते हुए दिखेगी और आईएसटी लाइन जाते हुए दिखेगी। आईएसटी लाइन चूंकि आपका प्रयागराज से जाती है, हम लोग बोल सकते हैं प्रयागराज से एक सीध में हम लोगों को देखने को मिलेगा, जो भी राज्य की आपकी लाइन रहेंगी। ऐसी कर्क रेखा से जो हमारी राज्य जाएंगे, राज्य के अंतर्गत जिले, तो आप मान सकते हैं वो गुजरात से, मध्य प्रदेश से, इधर आप आएंगे झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, मिजोरम से और त्रिपुरा से, एक सीध में आपको देखने को मिलेगा। ओके, खैर इंडियन ज्योग्राफी पे जब आते तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का और महत्व हो जाता है। बेसिक अभी तक छत्तीसगढ़ में हम लोग यहां तक जाते हैं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज बता दीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है, हम लोग क्लास को थोड़ा कंटिन्यू रखते हैं। ओके, इसका रिकॉर्डिंग हो सकता है मैं फेसबुक पे डाल दूं, यूट्यूब पे डाल दूं। एक्चुअल पे यूट्यूब पे जाना था क्लास, बट सक्सेस नहीं हुआ वहां पे। चलिए आते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। अब ये है हमारा मेन छत्तीसगढ़। ओके, छत्तीसगढ़ के बारे में अगर चीजों को समझना है, तो छत्तीसगढ़ से जाती है कर्क रेखा। जैसे अभी भारत से कर्क रेखा जा रही थी ना, तो छत्तीसगढ़ को अगर आप देखोगे, तो इसको हम लोग कह सकते हैं हमारा उत्तरी भाग। ओके, ध्यान से समझिएगा, ये हो गया हमारा उत्तरी भाग। इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग। कैसे कटा है ये थोड़ा देर में हम लोग बात करेंगे। तो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग से कर्क रेखा जाती है, जो कि आपको जाते हुए दिखेगी 23.5 डिग्री पे। ओके, 23.5 डिग्री से कर्क रेखा जाती है छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को छूते हुए। कौन कौन से, मनेन्द्रगढ़ जिला है, इसके बाद कोरिया है, सूरजपुर है, और आपको मिलेगा बलरामपुर। तो छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को कर्क रेखा छूती है। वहीं पर यदि बात करेंगे छत्तीसगढ़ के आपके पूर्वी पश्चिमी बिंदु, उत्तरी दक्षिणी बिंदु की, तो छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा 17 डिग्री 46 मिनट। अब जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना हेमिस्फीयर पे, तो ये आपका रहेगा नदन हेमिस्फीयर, याद रखिएगा, क्योंकि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पे है हम लोग। तो जो भी आपकी लैटिट्यूड लाइंस आएंगी, अक्षांशी रेखाएं आएंगी, वो हमेशा आपका नदन हेमिस्फीयर पे रहेगा। 17 डिग्री 46 मिनट नदन हेमिस्फीयर पे। आप ऐसे मान सकते हो, भूमध्य रेखा से हमारे जो सबसे दक्षिणी बिंदु की दूरी है वो 17 डिग्री है। ओके, ऐसी अगर आप ऊपर जब जाएंगे, उत्तरी बिंदु आपको देखने को मिलेगा, जो कि बलरामपुर में छुएगा 24 डिग्री 5 मिनट। ये भी आपका क्या होगा, नदन हेमिस्फीयर पे होगा। ओके, चलिए वैसे ही आते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में। तो पश्चिमी बिंदु आपका छूता है बीजापुर जिला 80 डिग्री 15 मिनट, और ये हो जाएगा हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। वैसे ही आपका जो है
ये वाला एरिया हो जाएगा 84 डिग्री 25 मिनट, ये भी आपका क्या हो जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। जो जगहें आएंगी वो जगहों को और जिला को समझना जरूरी है छत्तीसगढ़ की सीमा में। तो पूर्वी राज्य के अंत मतलब छत्तीसगढ़ का अगर पूर्वी जिला बोले है ना, तो ये आपको मिलेगा जशपुर। ओके, वहीं पर अगर पश्चिमी जिले की बात करेंगे मिलेगा बीजापुर। उत्तरी जिला जो है वो आपका होता है बलरामपुर, और दक्षिणी जिला जो होता है हम लोगों का सुकमा। ओके, उत्तरी भाग के अंतर्गत ही आपको देखने को मिलेगी कर्क रेखा जाते हुए। ओके, वैसे ही दक्षिणी भाग के अंदर पूरा बस्तर संभाग आएगा। बाकी जो बीच भाग है या मध्य भाग है, इसके अंदर हमारे 3 संभाग हैं जो कि आपको देखने को मिलेगा बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग। फिलहाल हम लोग जिला दर्शन पे नहीं जाएंगे या जिले के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं करेंगे, वो कल की क्लास का टॉपिक रहने वाला है। इसके बाद अगर एक छोटी सी बात करते हैं आईएसटी लाइन की, जो आईएसटी लाइन प्रयागराज से सीधी सीधी आ रही थी, वो छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से जाती है? तो आपका हल्का सा आईएसटी लाइन छुएगा कहां पर? सूरजपुर पे। इसके बाद आपका छुएगा कोरिया पे, फिर छुएगा कोरबा पे, जांजगीर चांपा पे। इसके बाद आप आएंगे नीचे बलौदा बाजार पे, महासमुंद पे, और लास्ट अपना गरियाबंद पे। तो इतने जिलों को आपको छूती हुई दिखेगी कौन सी लाइन? आपकी आईएसटी लाइन। वहीं पर यदि बात करते हैं तो आईएसटी लाइन और कर्क रेखा, इन दोनों का मिलन होता है। छत्तीसगढ़ में ही होगा, भारत में कहीं और नहीं होगा, क्योंकि दो रेखाएं कभी भी एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काट सकती है, एक से ज्यादा पे नहीं काट सकती। तो छत्तीसगढ़ के आपको जिला मिलेगा कोरिया, कोरिया जिले पे ये काटेंगी। अगर नाम याद करना होगा तो नाम याद कर लीजिएगा इस लोकेशन का। इस लोकेशन का नाम है बालम पर्वत। ओके, तो बालम पर्वत पर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आप बोल सकते हैं कोरिया जिले के अंदर आईएसटी लाइन और आपकी कर्क रेखा, ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं। चलिए आते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में। अगर बेसिक इंट्रोडक्शन को समझने की कोशिश करेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य, इसकी स्थापना बोल सकते हैं, राज्य का गठन बोल सकते हैं, वो हमारा होता है 1 नवंबर को। ओके, चलिए मे भी ना मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया था, मुझको थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। चलिए ओके, 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़ राज्य का गठन होता है। कौन सा जिले से या कौन से राज्य से बनाए हैं? तो मध्य प्रदेश से बनाए हैं। ओके, अब संविधान का आर्टिकल 3 यहाँ पर काम करता है। कौन सा? संविधान का आर्टिकल 3 क्या बोलता है? संविधान का आर्टिकल 3 कि आप किसी भी एक राज्य से, ओके, उसको 2 भाग में कर सकते हो। ध्यान से समझिएगा, एक राज्य का आप 2 भाग कर सकते हो, एक राज्य का आप नाम बदल सकते हो, या फिर एक राज्य को आप पुनर्गठित कर सकते हो। फिलहाल अभी हम लोग संविधान पे नहीं जाएंगे, छत्तीसगढ़ पे रहते हैं। तो आपके संविधान का आर्टिकल 3 का प्रयोग करके भारत सरकार ने, याद रखिएगा ये काम कौन कर सकता है? भारत सरकार या भारत की संसद ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए एक अधिनियम बनाया जिसको बोला गया मध्य प्रदेश पुनर्गठन राज्य अधिनियम। क्यों? क्योंकि हम लोग बन रहे हैं मध्य प्रदेश से, ना कि छत्तीसगढ़ कोई दूसरी जगह से बना। तो जिस राज्य से एक दूसरा राज्य बन रहा है तो उस राज्य का पुनर्गठन हो रहा है। किसका? मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण होता है। इसके पीछे अगर आप जाते थोड़ी राजनीति पे, तो राजनीति आपको क्या देखने को मिलेगी? अटल बिहारी वाजपेयी जी रहते हैं उस समय, बोलते हैं आप मुझको चुनाव में जितवाइए, मैं आपको छत्तीसगढ़ राज्य दूंगा। जैसे छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में आएंगे कि कल की क्लास में किस प्रकार से राज्य निर्माण के लिए अलग अलग संघर्ष हुआ है, जेबीपी कमेटी के तक सामने हम लोग गए थे, बट राज्य नहीं बन रहा था। तो उसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी बोलते हैं आप मुझको जिताओ, मैं बना दूंगा। और आर्टिकल 3 का प्रयोग करके राज्य निर्माण करना संसद में बहुत आसान काम है। सबसे इजिली अगर कुछ हो सकता है तो राज्य का निर्माण करना। ओके, तो छत्तीसगढ़ राज्य बनता है। छत्तीसगढ़ एक लौता राज्य नहीं जो 2000 में बना है। छत्तीसगढ़ के बाद उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर बनाया गया, और इसके अलावा आपका बनाया गया झारखंड। ओके, तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। कई बार ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा है कि फाइंड ऑड वन आउट, आपको 4 नाम दे देगा, बोलेगा इसमें से एक अलग को पहचानिए। तो एक ट्रिक यही रहता है कि कौन कौन से जो राज्य हैं आपके साथ बने, आप याद रखिएगा। सबसे पहले छत्तीसगढ़ बना था 1 नवंबर 2000 को, हमारे देश का 26वां राज्य। 27वां बनता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से अलग करके, और 28वां राज्य बना हमारा झारखंड 15 नवंबर 2000 को। देश के 29वें राज्य की बात करेंगे तो वो बनता है तेलंगाना 2 जून 2014 को। ये हो गए हमारे 26 राज्य। यदि बात आ गई छत्तीसगढ़ के पहला कौन सा राज्य बना, तो 25th आपको याद रखना है, वो था गोवा। ओके, तो गोवा बना है, गोवा के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? झारखंड, झारखंड के बाद तेलंगाना। क्या इसके बाद कोई परिवर्तन हुआ है?
इसके बाद एक परिवर्तन हुआ है, जम्मू कश्मीर जो कि हमारा राज्य हुआ करता था उसको केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट किया गया 2019 पे। तो क्या इससे छत्तीसगढ़ का नंबर बदलेगा कि छत्तीसगढ़ अब 26वें की जगह 25वां राज्य होगा क्या? नहीं, हम लोग सीक्वेंस अभी भी याद रखेंगे, कौन से क्रम का राज्य है वो 26वें क्रम का राज्य है। ठीक है, ये बेसिक चीजों को ध्यान से समझिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय कौन सी योजना चल रही थी? तो नौवीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, ये ध्यान रखिएगा। 1997 से 2002 के बीच में नौवीं पंचवर्षीय योजना थी जिस समय छत्तीसगढ़ बना है। छत्तीसगढ़ राज्य का यदि प्राचीन नाम की बात करेंगे तो वो हमारा होता है दक्षिण कोसल। देखो अब ये दक्षिण कोसल के पीछे भी आप जाएंगे ना, अलग अलग कॉन्सेप्ट है। कोसल, कोसल का दक्षिणी प्रांत में था या दक्षिणी हिस्सा था, उसको हम लोग बोले दक्षिण कोसल। अलग अलग टाइम पे छत्तीसगढ़ को अलग अलग नाम पे जाना गया है, बट मेनली फेमस है दक्षिण कोसल के नाम से। ये चीजों को ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के भूगोल के बारे में कुछ बेसिक बात करेंगे तो कुल क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है। कहीं कहीं पर ये आपको दिख सकता है 1,35,192, कहीं कहीं आपको दिख सकता है 1,35,194। तो कंफ्यूजन रहती है कई बार, बट 1,35,191 वर्ग किलोमीटर हम लोग लेकर चलेंगे। ओके, अगर पूरे भारत को हम लोग मान ले 100% है, ओके, पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है? 100%। तो छत्तीसगढ़ के हिस्से में कितना है? तो छत्तीसगढ़ के हिस्से में है 4.11%। ओके, यदि मैं मानता हूं भारत की वैल्यू कितनी है, भारत का क्षेत्रफल 100 किलोमीटर मान लो एक एग्जांपल के लिए, तो सीजी आपका कितना होगा? 4.11 किलोमीटर होगा। ओके, ये चीज ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ से जो अगर हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश से कितना निकाले थे, तो 30.47%। ओके, मध्य प्रदेश मान लीजिए पहले 100 किलोमीटर था, तो छत्तीसगढ़ 30.47 किलोमीटर को निकाल के बनाया गया। अगर इसके बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़ कितने नंबर का राज्य है, कौन से बड़ा राज्य, जैसे राज्य क्रम में 26वां राज्य है, क्या छत्तीसगढ़ राज्य जो है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बोला जाए तो कौन से नंबर पे आएगा? तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ राज्य आता है हमारा 9वें नंबर पर। ओके, ऐसा है, पहले इसको 10वें नंबर पे लिया जाता था जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था, फिर जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ है, पुनर्गठन भी किया गया है, तो जम्मू कश्मीर हो गया छोटा, तो हम लोग रैंकिंग में आगे आ गए हैं। टोटल हमारे देश में जितने भी राज्य है उसमें छत्तीसगढ़ 9th पोजीशन पे अकॉर्डिंग टू इट्स एरिया। सबसे टॉप पे है राजस्थान, पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो तो राजस्थान बोला, मैं बड़ा हो जाता हूँ। ओके, राजस्थान के जस्ट बाद आपका आएगा मध्य प्रदेश, फिर आएगा महाराष्ट्र और चौथा आएगा उत्तर प्रदेश। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये देश के 4 बड़े राज्य हैं। उसके बाद आपका गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है, फिर आपका आता है छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, ये आपको देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए आते हैं, ये कर्नाटक को आप 6 नंबर पे ले लीजिएगा, मे भी मिस हो गया है मेरे से। चलो आते हैं भारत का क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? जैसे अगर हम लोग छत्तीसगढ़ बोलते हैं 4% है, ओवरऑल दुनिया में जितना भी लैंड है अपने पास, उसमें भारत कितना एरिया रखता है अपने पास? तो भारत रखता है मात्र 2.43%। ओके, और छत्तीसगढ़ के पास कितनी जनसंख्या है टोटल देश की जनसंख्या का? तो 2011 के आंकड़े के अनुसार 2.11% है। ओके, 16वें नंबर पे आते हैं। अगर जेंडर रेशियो की बात करेंगे, 2011 की जनगणना फिर से लेंगे हम लोग अभी, तो 991:1000 हो जाएगा। देखिएगा, हर बार आपकी जनगणना अलग अलग होती है। ओके, मतलब जो मेन रहता है 10 साल में एक बार होती है, 2021 में होना था, बट कोविड के कारण और बाकी चीजों के कारण अभी तक नहीं हो पाया है। इन फ्यूचर हो सकता है 2026 के पहले जनगणना होगी। अभी हम लोगों को 2011 का आंकड़ा ही मान के चलना है। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे में आंकड़े आते हैं, तो कहीं कहीं आपको हो सकता है 991 की जगह 985 दिखे, तो जो इकोनॉमिक सर्वे रहेगा वो अलग हो जाएगा। तो एग्जाम में पूछ रहा है इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, तब उसको लेना है, अदरवाइज 2011 की जनगणना बोला है तो इसको लेंगे। ओके, तो जनगणना वाले टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा हम लोगों का, जैसे डोमो ओवर होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है ना, जो भी चीजें, जैसे आप कोई भी बैच परचेस कर रहे हो, मान लो आप हॉस्टल वार्डन का कर रहे हो, सीजीपीएससी प्रीलिम्स का कर रहे हो, शिक्षक भर्ती का कर रहे हो, कोई भी बैच का कर रहे हो जिसके लिए आपको ये डेमो क्लास अवेलेबल दिख रही है, उस पे ऑलरेडी आपका पूरा रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। हम लोगों ने जो भी छत्तीसगढ़ में पढ़ाया, जो भी टॉपिक में पढ़ाया, हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन देने के बाद सीधा जाएंगे जो इंपॉर्टेंट करंट का डाटा है, मतलब इकोनॉमिक सर्वे और छत्तीसगढ़ का बजट। अभी जो भी एग्जाम होंगे आपके, मान के चलिए साल भर में यही से क्वेश्चन आना है, अगर आखिरी में करेंगे लेट हो जाएगा, तो इस बार हम लोग पहले इसी को करेंगे, स्ट्रेटेजी वहीं चेंज करेंगे, फिर आपका जिला दर्शन होगा और बाकी चीजें शुरू होगी। ओके, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा ये कितने राज्यों से लगती है? 7 राज्य से लगती है, ये हम लोगों ने बात कर ली है। ओके, आते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्या है।
तो जैसे छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट ये आपको मिलेगा बिलासपुर में। राज्य का आप देखोगे एक लौता हाई कोर्ट है। ओके, हाई कोर्ट हमेशा राज्य में एक ही होते हैं। देश का अगर बात करेंगे 19वें क्रम का हाई कोर्ट रहेगा। इसके बारे में ध्यान क्या रखना है, छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है, ओके, इसका अधिकार क्षेत्र मात्र छत्तीसगढ़ तक है। ओके, जब मैं बात करता हूं अधिकार क्षेत्र कहां तक है, तो अधिकार क्षेत्र केवल इसका छत्तीसगढ़ ही है। कुछ कुछ हाई कोर्ट ऐसे होते हैं जो एक से अधिक राज्यों के लिए रहते हैं, जैसे कि अगर आप बात करेंगे कलकत्ता की या फिर आप बात करते हैं मुंबई की, हो सकता है ये एक से अधिक राज्य के लिए हो या एक राज्य के साथ साथ एक केंद्र शासित प्रदेश को संभाल रहे हो। छत्तीसगढ़ का अधिकार क्षेत्र कहां तक है, केवल छत्तीसगढ़ तक है। वहीं पर रेलवे जोन की बात करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बारे में जब मैं बात कर रहा था ना, तो थोड़ा सा दक्षिण भाग में था, थोड़ा सा मध्य में है, थोड़ा सा पूर्व में है, वैसे करके चल रहे थे। तो वैसे ही छत्तीसगढ़ में जो आपको रेलवे जोन देखने को मिलेगा वो रहेगा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन। ओके, ये भी आपका कहां पर है, बिलासपुर में है। देश के 16वें क्रम का जोन है। मेनली जो भी आपकी गाड़ियां चलती हैं, ओके, छत्तीसगढ़ में, वो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का ही भाग है। ओके, अब ऐसा नहीं कि केवल यही चलेगी, कुछ कुछ हो सकता है अन्य जगह पे भी हो, बट आपका जो मेन रूट है, मेन रूट इन द सेंस जो आपको गाड़ी लेके जाएगी अंबिकापुर, जो आपको गाड़ी लेके जाएगी आपके रायगढ़ तरफ, बिलासपुर तरफ, रायपुर तरफ, ये सारा का सारा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का भाग आता है। धीरे धीरे कनेक्टिविटी जुड़ रही है कि हम लोग जो मेन छत्तीसगढ़ का लैंड है, मतलब रायपुर से बस्तर की तरफ ट्रेन चलाएंगे। ऑलरेडी जगदलपुर तरफ से ट्रेन चलती है, बट वो अलग पार्ट में हो जाता है। तो रायपुर टू जगदलपुर डायरेक्ट अभी एक ट्रेन लाइन जोड़ने की बात चल रही है, इसी साल के करंट अफेयर पे था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक स्थिति, छत्तीसगढ़ के बारे में कहां कहां क्या क्या चीजें हैं। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, नवा रायपुर अटल नगर, ये ध्यान रखिएगा। पहले इसका नाम हुआ करता था नवा रायपुर, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जिस वर्ष मृत्यु हुई थी, आई थिंक 2017 का साल या 18 का साल था, उस साल उनके सम्मान में नाम बदला गया और राजधानी का नाम किया गया अटल नगर। फिर जो है सरकार चेंज हो जाती है, कांग्रेस की सरकार आती है और कांग्रेस की सरकार बोलती है ऐसे कैसे नाम रख देंगे, है ना, उनके नाम पे। इन्होंने क्या किया, फिर से नाम बदला नवा रायपुर, पर दिखा कि यार पब्लिक शायद गुस्सा हो सकती है, तो फिर नाम चेंज होकर हो गया नवा रायपुर अटल नगर। छत्तीसगढ़ में यदि बात करेंगे राज्यसभा की सीटें, तो राज्यसभा की सीटें हैं हमारे पास 5, जो कि आपको देखने को मिलेगा अनुसूची 4 में। संविधान की अनुसूची 4 जो है वो अलग अलग राज्यों के लिए आपका राज्यसभा की सीटों का आवंटन करती है। उसके अकॉर्डिंग चौथी अनुसूची में छत्तीसगढ़ को मिली है 5 राज्यसभा सीटें। यहाँ पर किसी प्रकार का आपको आरक्षण देखने को नहीं मिलता है। छत्तीसगढ़ के राज्य के जो भी आपके विधायक हैं वो राज्यसभा में अपने हिसाब से प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं। क्या कोई एक सीट ऐसे डिफाइन होती है क्या कि ये बिलासपुर की होगी, ये रायपुर की होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, छत्तीसगढ़ की 5 है, वो डिपेंड करता है। वैसे ही लोकसभा सीटों की बात करेंगे तो 11 है। ये सीटों में आरक्षण भी होता है और पर्टिकुलर ये किसी एक क्षेत्र की होंगी। हो सकता है कोई सीट रायपुर की हो सकता है कोई सीट आपकी कहाँ की हो, बिलासपुर की हो, कोई आपकी कोरबा की हो। ओके, छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटें जो है वो 11 है, जिसमें से अनुसूचित जनजाति के लिए 4 है, अनुसूचित जाति के लिए 1 है, और सामान्य वर्ग या बोल सकते हैं अनारक्षित आपकी कितनी है, 6 है। ओके, महिलाओं को आरक्षण अभी तक लोकसभा में नहीं है, बट अब आपका 2029 चुनाव, जब 2029 चुनाव होगा उस समय हो सकता है महिलाओं को आरक्षण जो है दे दिया जाए। अभी बिल आ चुका है, नारी बंधन विधेयक है ना, जो नारी बंधन अधिनियम है, नारी शक्ति, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों में दिया जाए, क्योंकि 1/3 है, तो हो सकता है कोई 1 सीट या 2 सीट महिलाओं को दे दी जाए। ओके, ये हो गई हमारी क्या, लोकसभा की सीटें 11 है, ये ध्यान रखना है। वैसे विधानसभा सीटों की बात करेंगे तो 90 सीटें आपको देखने को मिलती हैं, जिसमें अनुसूचित जनजाति के लिए 29 है, अनुसूचित जाति के लिए 10 है, और आपकी अनारक्षित 51 है। छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा है या विधानमंडल है वो एक सदन का है। जैसे हमारे भारत के संसदीय प्रणाली में 2 सदन देखने को मिलते हैं, दैट इज लोकसभा और राज्यसभा। छत्तीसगढ़ में आपका केवल एक सदनीय विधायिका है, जिसको हम बोलते हैं विधानसभा। विधान परिषद हमारे यहाँ नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि विधानसभा सीटें बस 90 है। विधान परिषद बनाने के लिए कम से कम 120 सीटें होना जरूरी है विधानसभा में। ठीक है, चलिए इसके बाद जो छत्तीसगढ़ का करंट का डाटा है अब तक, है ना, अब तक के डाटे के अकॉर्डिंग जो अभी तक अपलोडेड है, लास्ट ईयर की क्लास में अगर आप देखोगे यहाँ पे डाटा आपको चेंज दिखेगा, क्योंकि पिछले साल डाटा अलग था, इस साल अलग है। छत्तीसगढ़ में टोटल पंचायतें कितनी है, जैसे हमारे यहाँ टोटल जिला है 33, है ना। अब 33 के 33 जिलों में जिला पंचायत नहीं है।
अभी भी जिला पंचायत खाली 27 जिलों में है, जिसमें यदि बात करेंगे 27 जिला पंचायत है तो कितने सरपंच आपके सॉरी कितने पंचायत के अध्यक्ष होंगे, तो जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे 27। अब महिलाओं को पंचायत में हमारे यहाँ 50% आरक्षण होता है। ओके, तो 27 का आधा अगर आप करोगे तो मे भी आपको मिलेगा 14, है ना, क्योंकि 13.5 मिलेगा तो 14, तो कम से कम 14 सीटों पे आरक्षण दिया गया होगा। फिर भी महिला आपकी जो है अध्यक्ष कितनी है जिला पंचायत में, याद रखना 15। टोटल 27 जिला पंचायत, 27 जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे, जिसमें से 15 महिला है। ओके, वैसे ही जनपद पंचायत हमारे यहाँ 146 है, जिसमें से 90 आपको क्या मिलेंगी, महिला क्या चीज आपकी जिला जनपद पंचायत अध्यक्ष। ओके, जिला पंचायत जनपद पंचायत नंबर मत भूलिएगा। ऐसी ग्राम पंचायत की संख्या बदल गई है, पहले अलग था, अभी बात करेंगे तो 11,664 ग्राम पंचायत है। हर एक ग्राम पंचायत में सरपंच नहीं है अवेलेबल, तो टोटल 10,976 आपको सरपंच देखने को मिलेंगे। लास्ट ईयर डाटा यहाँ पर 11,551 था। ओके, तो 11,551 की जगह अभी बढ़ गई है, 11,664 सीटें हो गई है ग्राम पंचायत की। वहीं पर सरपंच है 10,976, और महिला सरपंच की यदि बात करेंगे तो 5822। ये याद रखने वाले नंबर से, ये नंबर मत भूलिएगा। अगर आप छत्तीसगढ़ की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम मान के चलिए कल को एडीओ वगैरह का आता है ना, तो यही सारे डाटा आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, और ये पंचायत विभाग का है। वैसे नगरीय निकाय में जाएंगे तो टोटल हमारे राज्य में 14 नगर निगम है, नगर पालिकाएं 43 है, और नगर पंचायत 109 है। ओके, इनकेस अगर इसमें कोई डाटा चेंज होगा तो मैं और भी अपडेट कर दिया करूंगा। आते हैं नेक्स्ट चीज पे, छत्तीसगढ़ के बारे में क्या क्या चीजें हैं। तो राज्य गठन के समय मतलब वर्ष 2000 में, ओके, वर्तमान में 2024 में क्या क्या चीजें चेंज हुई है और क्या क्या चीजें कॉमन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जिस समय छत्तीसगढ़ राज्य बना था, छत्तीसगढ़ में केवल 3 संभाग थे, बिलासपुर, रायपुर और बस्तर। ओके, तो राज्य गठन के समय 3 संभाग थे। राज्य गठन के बाद अब 2024 में छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हो गए हैं, सरगुजा और बस्तर, ये 2 संभाग बने। वैसे ही अगर बात करेंगे तो राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में मात्र 16 जिले थे, अभी बात करेंगे तो 33 जिले हो गए हैं। राज्य गठन के बाद 17 जिले बने हैं, मतलब आप ऑन एन एवरेज मान लीजिए हर साल एक ना एक जिला बन रहा है। तहसीलें कितनी थी, तो राज्य गठन के समय तहसीलें थी मात्र 96, अभी बढ़ा के इसको कर दिया गया है 250। ओके, वैसे ही विकास खंड की बात करेंगे तो 146 थे, क्योंकि विकास खंड जो है वो केंद्र सरकार बनाती है, याद रखिएगा। विकास खंड विकास के अनुसार बनता है, बाकी चाहे आप संभाग बोल दो, जिला बोल दो, तहसील बन दो, ये सारे आपके रेवेन्यू के हिसाब से बनते हैं। ओके, तो इसको बनाने का काम राज्य सरकार का है, रेवेन्यू के हिसाब से बनाते तो राज्य सरकार इसको बनाते, विकास खंड केंद्र बनाते तो बहुत रेयर बनता है। विकास खंड पहले भी 146 थे, अभी भी 146 है। ओके, आदिवासी विकास खंड की बात करेंगे, जो अनुसूचित आते हैं, जहां पर 5वीं अनुसूची लागू है, वो आपको 85 देखने को मिलेंगे। ऐसे ही नगर निगम जो 10 थे, अब कितने हो गए हैं, 14 हो गए हैं। ये चीजों को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यदि बात करते हैं संभाग कब बना है, संभाग का मुख्यालय क्या है, क्या खास बात है, तो छत्तीसगढ़ का सबसे पहला संभाग बना था हमारा रायपुर। 1862 में आपको रायपुर संभाग बनते दिखता है, जिसका मुख्यालय भी क्या है, रायपुर, छत्तीसगढ़ का सबसे पहला संभाग। रायपुर के बाद 1956 में बना बिलासपुर संभाग। ओके, डिवीजन बोलते हैं, बिलासपुर संभाग का मुख्यालय भी बिलासपुर है। जनसंख्या के अकॉर्डिंग, ओके, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा संभाग है ये, जिलों की संख्या के अकॉर्डिंग भी ये सबसे बड़ा संभाग है। ओके, 8 जिले हैं इसमें। ऐसे ही यदि आएंगे बस्तर, 1981 में बनता है। बस्तर का संभाग का मुख्यालय जगदलपुर। जब बस्तर की बात करते हैं हम लोग ना, बस्तर एक गांव है, तो वहां पर मुख्यालय नहीं है, मेन सिटी जो जगदलपुर है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। जगदलपुर में है, खास बात क्या है, एरिया वाइज सबसे बड़ा संभाग है और जनसंख्या में सबसे कम है, सबसे कम लोग रहते हैं, सबसे बड़ा फैला हुआ संभाग आपको देखने को मिलेगा। वैसे ही सरगुजा बना है आपका 2008 में, अंबिकापुर में है इसका मुख्यालय। ओके, ऐसे ही दुर्ग बना आपका 2013 में, नवीनतम संभाग है अभी तक हमारा, दुर्ग ही मुख्यालय है, सबसे छोटा और सबसे नया संभाग आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस किस संभाग में कितने जिले हैं, जो छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय में आएगा। तो रायपुर संभाग के अंतर्गत 5 जिले मिलेंगे, बिलासपुर के अंदर 8, बस्तर के अंदर 7, सरगुजा के अंदर 6 और दुर्ग के अंदर 7। ये कल की क्लास में हम लोग पूरा मैपिंग कवर अप कर लेंगे कि कौन कौन सा जिला कैसे कैसे बना है, कब कब टाइम पे बना है, क्या क्या रहा है। अगर बात करते हैं रायपुर संभाग में, तो रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, ये 5 दिखेगा। बिलासपुर के अंतर्गत बिलासपुर है, मुंगेली है, कोरबा है,
आपका जांजगीर चांपा है, गौरेला पेंड्रा मरवाही है, सारंगगढ़ बिलईगढ़ है, और आपको एक देखने को मिलेगा रायगढ़ है। ओके, अब अगर बात करते हैं बिलईगढ़ की, बिलईगढ़ की बात कर लो, या फिर आप बात कर लो नीचे की जिले की, पहले वो अलग आता था, है ना, सारंगगढ़ बिलईगढ़ वाला जो एरिया है ना, बिलईगढ़ पहले आपका अलग संभाग में था, ये मिल गया है इसमें। आते हैं नेक्स्ट में बस्तर संभाग की बात करेंगे। 7 जिला बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव, कुछ भी चेंज अगर नहीं हुआ है 2018 से 23 के बीच में, बस्तर संभाग में एक भी नया जिला नहीं बना है, बाकी हर एक संभाग में जिले बने हैं। ओके, चलिए सरगुजा संभाग में आपको टोटल 6 जिले मिलेंगे। सरगुजा है, सूरजपुर है, बलरामपुर, कोरिया, जसपुर, और इसके अलावा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, एमसीबी बोलते हैं। ओके, दुर्ग में आएंगे, 7 जिले आपको देखने को मिलेंगे, जो कि है दुर्ग, राजनांदगांव, बलौदा बाजार, आपका बेमेतरा, कबीरधाम, मानपुर मोहल्ला, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। ओके, ये ध्यान रखिएगा, और बालोद आपको देखने को मिलेगा। ओके, चलिए तो इतना याद रखिएगा, मैंने गलती से बलौदा बाजार बोला होगा, बालोद है वो। ओके, आते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के बारे में। जैसे एक टॉपिक कवर अप हुआ हमारा सामान्य परिचय, दूसरा टॉपिक है छत्तीसगढ़ का नामकरण। जब हम लोग बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ ही क्यों पड़ा, कुछ और नाम क्यों नहीं है, छत्तीसगढ़ का नाम आखिर पड़ा कैसे, तो अलग अलग लोग इतिहास के अकॉर्डिंग अपना अलग अलग मत देते हैं कि छत्तीसगढ़ का नाम शायद इस कारण से होगा, इस कारण से होगा। तो सबसे पहला आपको जो नाम देखने को मिलेगा वो है वेगलर। वेगलर क्या बोलते हैं कि जरासंध, इतिहास में एक व्यक्ति रहता है जरासंध, ओके, उसके डर से 36 परिवार वाले लोग भागकर, उसके राज्य से भागकर इधर आ गए थे। ओके, छत्तीसगढ़ पहले पूरा जंगली एरिया था, ऐसा माना जाता है। तो जरासंध के काल में क्या हुआ, लोग बहुत ज्यादा घबराए और डर के मारे भागकर इस जंगली प्रदेश में आए और रहने लगे। अब जैसे 36 लोग हैं, 36 परिवार भागा है, तो 36 घर बनाएगा। ओके, और वो 36 घर ही जो है वो आगे चलकर आपका क्या हो गया, अपभ्रंश होकर आपका छत्तीसगढ़ बना। याद रखिएगा, घर और गढ़, ये जो आपका वर्ड आता है ना अपभ्रंश, अपभ्रंश का मतलब होता है कि शब्द का थोड़ा परिवर्तन हो जाना। ओके, जैसे छत्तीसगढ़ धीरे 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 बोली में क्या आ गया, छत्तीसगढ़। तो ये किसने बोला है, वेगलर ने बोला है। वैसे ही दूसरा मत जो आता है जेटी ब्लंट का आता है। इन्होंने 1795 में अपने यात्रा वृत्तांत में वर्णन किया है बिलासपुर गजेटियर में कि छत्तीसगढ़ शब्द का सबसे पहले प्रयोग मैं करूंगा। ओके, मतलब क्या है, जेटी ब्लंट आपके एक पहले व्यक्ति हैं जो अंग्रेज अधिकारी हैं जिन्होंने प्रशासकीय रूप से इस एरिया को छत्तीसगढ़ बोला है। ओके, फिर आते हैं हीरालाल जी। हीरालाल जी छत्तीसगढ़ के बारे में क्या बता रहे हैं, जब महाजनपद काल था तो छत्तीसगढ़ जो है वो चेदी महाजनपद का हिस्सा था। ओके, हम लोग जब छत्तीसगढ़ के इतिहास में जाएंगे तो दो आपको जनपद दिखेगी। ओके, एक जेती दिखेगी, एक कोसल दिखेगी। तो आपके हीरालाल जी बोलते हैं छत्तीसगढ़ जो है वो चेदी जनपद का हिस्सा था, इसको बोला जाता था चेदीसगढ़। ओके, फिर वो चेदीसगढ़ जो है वो अपभ्रंश होके आपका क्या हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। ओके, ऐसे ही चीजों को ध्यान रखिएगा, इनके बारे में हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या सबसे ज्यादा क्या कह सकते हैं मान्यता वाला मत यही है। क्या चीज है, चीज में क्या बोलते हैं, तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासक थे कल्याण से, इन्होंने अपनी जमाबंदी प्रणाली के अकॉर्डिंग टोटल छत्तीसगढ़ को 36 गढ़ों में बांटा था। गढ़ मतलब किला। ओके, तो 36 जो गढ़ है वो 36 गढ़ों में बांटा था, और वो जो 36 गढ़ थे शिवनाथ नदी के उत्तर और दक्षिण में थे, और उसी के आधार पर आपका नाम क्या पड़ गया, राज्य का छत्तीसगढ़ पड़ गया। तो 3 अपने को ध्यान रखना है, कौन कौन सा, वेगलर ये बोले हैं छत्तीसगढ़, ओके, हीरालाल बोले चेदीसगढ़, और आपके चिज्म क्या बोले हैं, छत्तीसगढ़। ओके, इसके अलावा जेडी ब्लंट क्या है, वो पहले अंग्रेज अधिकारी है जिन्होंने प्रशासकीय तौर पर या शासकीय रूप से गवर्नमेंट में डॉक्यूमेंट पे इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ बोला है। ये अपने यात्रा में आते हैं छत्तीसगढ़ पे। ओके, और इन्हीं के टाइम पे आपका विद्रोह होगा, जो भोपालपट्टनम संघर्ष इन्हीं के लिए होता है। आते हैं नेक्स्ट, कवि गोपाल मिश्र के बारे में देखिएगा, तो कलचुरी शासक जो आपके राज सिंह के दरबारी कवि थे, इन्होंने खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ी भाषा का उल्लेख किया है। वैसे बाबू रेवाराम की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ के पहले आधुनिक इतिहासकार ने अपनी रचना विक्रम विलास में छत्तीसगढ़ी भाषा के उल्लेख का वर्णन मिलता है। बाकी सबसे पहले किसने यूज किया है, तो दलपत राव आएंगे। ये लोग तो काफी बाद के हैं, है ना, 1689 आपको दिखेगा, 1896 दिखेगा, 1494 दलपत राम राव ने खैरागढ़ रियासत के थे आपके राजमी निधि राय के चारण कवि। चारण कवि का मतलब क्या होता है
एक ऐसा कवि जो हमेशा अपनी रचना राजा के बखान में करेगा। जैसे होते हैं ना कुछ कुछ लोग कि यार आप तो महान हो सर, ऐसे हो सर, तो वैसे कुछ कुछ चारण काल में क्या होता था ना, जो कवि थे वो राजाओं की प्रशंसा में ही अपने लेख लिखा करते थे। तो वैसे ही आपके जो दलपत राम राव जी हैं, दलपत राव जी हैं, वो राजा लक्ष्मी निधि के चारण कवि थे। तो उन्होंने अपनी रचना में छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग किया है। ओके, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा स्टेटमेंट, लक्ष्मी निधि राय सुनो चित दे, गढ़ छत्तीस में न गढ़े रही। ओके, ये छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा हुआ लेख आपको देखने को मिलता है। चलिए, इसके बाद छत्तीसगढ़ी भाषा का और उल्लेख कहाँ है, तो एक हम लोगों को जाना पड़ेगा दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर के पास आपको मिलता है दंतेवाड़ा शिलालेख। इसमें संवत 1760 चित्र चैत्र सुदी 14 से वैशाख आपको 3 अंकित है। गणना अगर करेंगे तो रचना आपको जो है ये मिलेगी, मतलब डेट मिलेगी 4 अप्रैल सन 1702। व्यापम ने इसको जो है 1703 डेट निकाला है, 1702 में जो है ये रचना हुई थी इसकी, ये लिखा गया था, ये आपको देखने को मिलेगा। दंतेवाड़ा शिलालेख में टोटल 23 पंक्तियां हैं, टोटल 23 लाइन पे लिखा गया है, जिसमें काकतीय शासक दिक्पाल देव द्वारा लिखवाया गया है। ऑलरेडी दंतेवाड़ा शिलालेख में 2-3 चीजें करना है अपने को। पहला क्या चीज करना है दंतेवाड़ा शिलालेख में, कि किसने लिखवाया, तो दिक्पाल देव द्वारा लिखवाया गया है। 23 पंक्तियां है, छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा पहला शिलालेख है, सबसे पहला शिलालेख है जिसमें छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा गया। शिलालेख मतलब जो आपके पत्थर वगैरह होते उसको राजा लोग जो लेख लिखाते थे वो है। ओके, छत्तीसगढ़ी भाषा में उत्कीर्ण पहला लेख है। क्या ये ऑथेंटिकली या बोल सकते क्या ये केवल छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा है, ऐसा नहीं है, ये लिखा गया है मूलतः संस्कृत भाषा में, और जस्ट उसका ट्रांसलेशन, जस्ट उसका आपका ट्रांसलेशन देखने को मिलेगा किसमें, छत्तीसगढ़ी भाषा में। ये ध्यान रखिएगा, दंतेश्वरी माता मंदिर के प्रांगण में ये चीजें देखने को अपने को मिलती है। चलिए, इसके बाद अगर बात करते हैं तो दंतेवाड़ा शिलालेख का ये पूरा चीज है, आराम से कभी मन करेगा इसको पढ़ लीजिएगा। बहुत ही ज्यादा कठिन पेपर आया तो इसमें से लाइन काट के आपको दे देगा। आगे बढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ के बारे में और चीज क्या पढ़ना है आज की क्लास में, तो छत्तीसगढ़ राज्य में कौन कौन प्रथम रहा है इसको देखते चलेंगे। ओके, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य में यदि बात करेंगे तो हमारे पहले राज्यपाल कौन थे, दिनेश नंदन सहाय। आप लोग एक काम और करेंगे, ध्यान रखिएगा, आप लोगों को नोट्स हर चीज का मिलेगा, पीडीएफ हर चीज का मिलेगा, ऐप में बहुत सारी चीजें अवेलेबल रहेगी, इवन सब्जेक्टिव बुक्स भी आएंगे। इस बार एक्स्ट्रा जो है हम लोग आपको सब्जेक्टिव बुक्स देने वाले रहे। ऑलरेडी पिछला पीडीएफ रहेगा, वो भी अपडेटेड होते हुए आएगा, क्लासेस नई तरीके से आएंगी। ओके, आप लोग ये चीज में मत रहिएगा कि पीडीएफ आप प्रिंट करा लोगे, ये करा लोगे, बहुत ही ज्यादा आपको खर्चा पड़ जाएगा। ओके, आपके घर में अगर प्रिंटर भी है ना तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर दिन 30 से 40 पेज से ऊपर का आपको पढ़ना है। ओके, आपको करना क्या रहेगा, प्यार से बैठिए, 2 से ढाई घंटा आपकी क्लास होगी, ज्यादा क्लासेस नहीं होंगी, 2 से ढाई घंटा या 3 घंटा, मैक्स टू मैक्स 3 घंटा आपकी क्लास जाएगी, प्लस 2 घंटा आपको देना है। ओके, कभी भी आपको काम यही करना है, ध्यान रखिएगा। अगर आप कोई कोचिंग में जा रहे हो और वो बोल रहा है कि मैं आपको 8 घंटे पढ़ाऊंगा, 9 घंटे पढ़ाऊंगा, है ना, परेशान हो जाओगे। आपको हमेशा स्ट्रेटेजी ये बना के चलनी है, जितना भी आप कोचिंग में पढ़ते हो प्लस 2 घंटा आप उसको रिवाइज कर लो। ओके, कभी 2 घंटा लगेगा, कभी आपको 1 घंटा लगेगा रिवीजन करने में, और नोट्स आप हैंड रिटन बनाओगे। ओके, चाहे जो कर लो, याद रखना सबसे बढ़िया होता है हैंड रिटन नोट्स। अगर आपके पास आपका खुद का बना शॉर्ट नोट्स है तो बढ़िया है, जब तक आपके पास रहेगा ये सारा चीज अवेलेबल रहेगा कंटेंट, जब तक आपके पास कोर्स ऑफ वैलिडिटी है 1 साल की, 1.5 साल की, जिस समय तक के लिए आप लेते हो, जब तक कोर्स अवेलेबल है आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा मोबाइल पे, उसका आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। अगर कंप्यूटर है आपके पास तो प्लीज आप कंप्यूटर पे आप चलाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। और जब आप करोगे ये सारे नोट्स, तो जैसे मैं राज्य में प्रथम बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा राज्यपाल, आप क्या करेंगे, वर्तमान का नाम डालते जाएंगे। मैं फिलहाल वर्तमान इसलिए नहीं डाल रहा हूं क्योंकि अभी कोई एग्जाम पास में नहीं है और मे भी इसमें चीजें चेंज हो सकती हैं। जैसे पहले हमारे राज्यपाल कौन थे राज्य के, इस बार क्वेश्चन भी आया था, दिनेश नंदन सहाय, इसको क्या कर दिया था, डीएन सहाय कर दिया था। ओके, वर्तमान में यदि हम लोग बात करेंगे तो राज्यपाल आपको कौन देखने को मिलेंगे, विश्वभूषण हरिश्चंद्र जी। ओके, वैसे ही अगर बात करते हैं हमारे राज्य के विधानसभा अध्यक्ष, पहले कौन थे, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। वर्तमान में कौन है, वर्तमान में हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं रमन सिंह। ओके, आज से 2 महीना पहले या 3 महीना पहले अगर आप क्लास कर रहे होगे तो यहाँ पे डाटा बदल गया था क्योंकि कांग्रेस के थे, तो वर्तमान डाटा बदलते रहेगा, तो वर्तमान को आप अपडेट करते जाएंगे। मुख्यमंत्री हमारे राज्य के पहले कौन रहे हैं, अजित प्रमोद जोगी। ओके, वर्तमान में कौन है आपके, तो विष्णु जी हैं। ओके, विष्णुदेव साय जी। वैसे ही गृह मंत्री, होम मिनिस्टर कौन थे हमारे पहले, नंद कुमार पटेल। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शपथ लेने वाले पहले
आपके कौन है, नेता प्रतिपक्ष मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन है नंद कुमार साय। संस्कृत भाषा में भी शपथ लेने वाले पहले विधायक नंद कुमार साय रहे हैं। ओके, चलिए छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अभी तक 9 बार सांसद बने हैं, कौन बने हैं, तो विद्याचरण शुक्ल जी बने हैं। ये कौन है, ये रविशंकर शुक्ल जी के बेटे हैं। एक बार इसको डाटा मैं चेक कर लूंगा, बट रविशंकर शुक्ल के बेटे आपको देखने को मिलेंगे। लगभग 5 बार, ये 9 बार सांसद बने हैं, मतलब अगर आप 5 के हिसाब से लगाते तो 45 साल। ओके, चलिए केंद्र सरकार में सबसे अधिक अवधि तक नेतृत्व करने वाले राजनेता कौन रहे छत्तीसगढ़ की तरफ से, यही विद्याचरण शुक्ल। राज्य में नियुक्त होने वाली पहली महिला मंत्री कौन थी, महिला मंत्री तो पद्मावती देवी, ये मध्य प्रदेश में थी। ओके, आपकी छत्तीसगढ़ राज्य की। चलिए छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद कौन है, ये तो फेमस नाम है मिनी माता, है ना, इनके नाम पे हमारे विधानसभा भवन का नाम रखा गया है। ओके, चलिए छत्तीसगढ़ में विधानसभा से त्याग पत्र देने वाला पहला नेता, जो विधायक बना फिर बोला अब नहीं मेरा मन भर गया मैं जा रहा हूं, वो कौन थे, रामदयाल उइके। इन्होंने मरवाही विधानसभा सीट छोड़ी थी और ये सीट खाली होने के बाद उपचुनाव से जीते थे आपके अजीत जोगी। ओके, छत्तीसगढ़ में एक ट्रेंड रहा है आपका अभी भूपेश बघेल के पहले तक का, जो भी आपके मंत्री मुख्यमंत्री बने हैं ना वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे। पहले पहले चाहे अजीत जोगी की बात करो चाहे रमन सिंह की बात करो, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया था, बाद में विधानसभा के सदस्य थे, तो उसके लिए सीट खाली करना तो रामदयाल उइके ने की। अभी भूपेश बघेल जी के जमाने से अब जो हो रहा है, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जो भी बने, चाहे भूपेश बघेल हो चाहे विष्णुदेव साय हो, वो विधानसभा के सदस्य बन गए हैं, चुनाव जीते उसके बाद बन रहे हैं। ठीक है, चलिए राज्य का पहला विधानसभा उपचुनाव कहाँ हुआ था, मरवाही में हुआ था, अजीत जोगी जीतेंगे। ओके, छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने, ध्यान से समझना, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अपने कौन है, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी हैं, है ना, बट ऐसा तो नहीं कि छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति जो मुख्यमंत्री बने हो, हम लोग मध्य प्रदेश का हिस्सा थे, तो यदि कोई व्यक्ति छत्तीसगढ़ का मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है तो ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे राज्य का भी मुख्यमंत्री बना हो बट छत्तीसगढ़ का पहला व्यक्ति हो, रविशंकर शुक्ल। ओके, 1956 में जब मध्य प्रदेश राज्य बना तो ये उसके मुख्यमंत्री बनते हैं। छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति जो किसी राज्य के राज्यपाल बने हैं ई राघवेंद्र राव, ये भी मध्य प्रदेश के थे। ओके, छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति जो किसी राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष बने हो तो मधुरा प्रसाद दुबे का नाम आएगा। वैसे छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो मध्य प्रदेश के आपके विधानसभा के पहले नेता बने हो, वी वाई तामस्कर आपको दिखेंगे। ओके, ये करेंट का डाटा है छत्तीसगढ़ का, मैंने यहाँ पे बीच में डाला है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, तो छत्तीसगढ़ का पहला शहीद पार्क ये कहां बन रहा है, तो ये आपको देखने को मिलेगा बलरामपुर में। ओके, इसके अलावा छत्तीसगढ़ का पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जिसको अपन कहते हैं रीपा, ओके, ये आपको देखने को मिलेगा आपका यहाँ पे तुरेनार, आपका तुरेनार में। ओके, छत्तीसगढ़ का पहला रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपिंग सेंटर, जहां पर 15 साल से पुरानी गाड़ी को आप स्क्रैप कर सकते हो, वो नया रायपुर बोल सकते हैं, रायपुर धनेली में देखने को मिलेगा। ओके, चलिए छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन कहां बन रहा है, सुकमा जिला में रामाराम में। छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट कैफे रायगढ़ में बना है। औद्योगिक ग्रामीण पार्क की यदि बात करेंगे कुलगांव में बना है। छत्तीसगढ़ का पहला आदिवासी संग्रहालय ये आपको मिलेगा नवा रायपुर में। छत्तीसगढ़ का पहला शिक्षा पार्क ये है पाटन में। अब पुराना डाटा और भी है, लगभग आप मान के चलिए 140 नाम है जो छत्तीसगढ़ के पहले मैंने डाल के रखे हैं। ओके, उतना मैं अभी नहीं दूंगा डिटेल में, आपको नोट्स में रहेगा, उसको आप एक बार दो बार रटिएगा, ये रटने वाला काम रहता है, बट यहाँ तक एटलीस्ट आप करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ तक इंपॉर्टेंट है आपके हर एक एग्जाम के लिए। छत्तीसगढ़ का पहला एयर म्यूजियम कहाँ पे बन रहा है, सोनाखान में। छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल कहाँ है, बेहराडी में। पहली आपकी शासकीय रिसाइकलिंग फैक्ट्री प्लास्टिक की वो बुरुंगवाड़ा में है। जुगनू महोत्सव कहां बनाया गया, कांगेर घाटी में। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट आपका लगा हुआ है जगदलपुर में, और इसके बाद एथेनॉल प्लांट है भोरमदेव में। और आपके राज्य का पहला के आधारित मक्का आधारित तो कोकोड़ी में रहेगा, याद रखिएगा। अगर एथेनॉल प्लांट की बात करेंगे, ये वाला जो है भोरमदेव वाला वो गन्ना आधारित है, ओके, और कोकोड़ी वाला जो है वो मक्का प्रसंस्करण आधारित है। तो ये दो नाम आप ध्यान रखेंगे, बाकी और भी डिटेल है, इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा, सारी चीजें अपने को देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। और उसके बाद जो एक लास्ट चीज हम लोग करने वाले हैं आज की क्लास में, वो है छत्तीसगढ़ का मंत्री परिषद। ओके, मेन छत्तीसगढ़ में अगर बात करेंगे, टोटल हमारे यहाँ 90 विधायक होते हैं, तो 90 का 15% यदि
हम लोग निकालते हैं, क्योंकि कभी भी आपके मंत्री कितने हो सकते हैं, मैक्स टू मैक्स विधानसभा का 15%। ओके, तो उसके हिसाब से हम लोगों को जो वैल्यू मिलेगी 13। तो छत्तीसगढ़ में किसी भी समय 13 से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। वर्तमान में जो हमारी कैबिनेट है वो विष्णुदेव साय जी की है, तो विष्णुदेव साय जी की कैबिनेट में टोटल आपको भी 12 मंत्री देखने को मिलेंगे, मुख्यमंत्री मिला के ही गिना जाता है। तो सबसे पहले हमारे विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री है। इनके पास कौन कौन सा विभाग है, तो सामान्य प्रशासन विभाग है, खनिज विभाग है, जो भी बड़े बड़े विभागों को डाल देना, ऊर्जा विभाग, जनसंपर्क विभाग है, परिवहन विभाग है, और ऐसा विभाग जो किसी और मंत्री को नहीं दिया गया है वो हमेशा मुख्यमंत्री के पास होगा। इसके बाद हमारे पास दो उप मुख्यमंत्री हैं, अरुण साव और दूसरे विजय शर्मा। अरुण साव नाम से थोड़े से शहरी टाइप के लग रहे हैं, तो लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, विधि विधायी कार्य और नगरीय प्रशासन विभाग डालिएगा। वहीं पर विजय शर्मा थोड़े से गांव टाइप के लग रहे हैं। ओके, तो गृह एवं जेल विभाग, पंचायत ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा विभाग, ओके, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मिलेगा। इसके बाद हमारे जो मंत्री हैं वो हैं बृजमोहन अग्रवाल, बहुत बड़े नेता हैं ये। ओके, इनके पास है आपका स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा, संसदीय कार्य, धार्मिक न्याय और धर्मस्व विभाग। केदार कश्यप आपके पास है वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, कौशल एवं विकास और सहकारिता विभाग। ओपी चौधरी सबसे फेमस नाम फिलहाल बच्चों में, वित्त विभाग इनके पास है, मतलब वित्त मंत्री हमारे राज्य के हैं। वाणिज्य कर विभाग है, आवास विभाग है, योजना, आर्थिकी और सांख्यिकी विभाग है। वैसे ही राम विचार नेताम है ना, आदिवासी या आदिम जाति जनजाति कल्याण विभाग आपको देखने को मिलेगा। आपका पिछड़ा वर्ग विभाग, अल्पसंख्यक विभाग, ये सारे हैं। ओके, लखनलाल देवांगन के पास वाणिज्य और उद्योग विभाग है, श्रम के अलावा। ओके, मतलब वाणिज्य और उद्योग के अलावा श्रम विभाग, वाणिज्य उद्योग नहीं है। लक्ष्मी रजवाड़े महिला है, इनके पास महिला एवं बाल विकास विभाग है और समाज कल्याण है। वैसे ही लास्ट अपने पास आते हैं दयाल दास बघेल जी, इनके पास कौन सा विभाग है, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण। श्याम बिहारी जायसवाल, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण चिकित्सा विभाग। टंकराम वर्मा जी, इनके पास खेलकूद एवं युवा कल्याण और राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गई हमारी आज की क्लास। आप लोगों को टारगेट ये ध्यान रखना है, किसी भी एग्जाम के लिए यदि आप कर रहे हो तैयारी, ओके, आपको एक सिस्टम ध्यान रखना है, क्लास प्लस 2 आवर। ओके, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। क्लास आपकी चाहे किसी भी स्पीड में हो, हम लोग जब भी क्लास लेंगे ये मान के चलिएगा आपकी क्लास इसी स्पीड पे चलेगी, चाहे मैं पढ़ाऊं चाहे कोई दूसरा टीचर पढ़ाए, यही स्पीड पे क्लास होने वाली है। आपका सिलेबस ऑलरेडी रिकॉर्डेड कवर अप है, फिर भी इसके अलावा जो लाइव क्लासेस चलेंगी वो भी आपका सिलेबस टाइम पे कवर अप होगा। दिन की 2 से 3 क्लास हमारी रहेगी। आप लोगों का काम क्या रहेगा, आप चाहे हमारे पास करो चाहे कहीं पे भी करो, क्लास प्लस 2 आवर देंगे आप रिवीजन के लिए। ओके, इसमें भी जैसे मान के चलिए अगर आपके एग्जाम में मैथ है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपके एग्जाम में मैथ है, आप क्या करो, अपनी इच्छा के अनुसार 30 मिनट से 1 घंटा, ओके, 30 मिनट से 1 घंटा आप मैथ प्रैक्टिस के लिए देंगे। 30 मिनट कब, जब आपका मैथ रीजनिंग काफी अच्छा है, मजबूत है, तब के लिए। अगर आपका मैथ रीजनिंग थोड़ा सा कमजोर है, आप 1 घंटा दीजिएगा, उसका भी पूरा ई बुक डलेगा। जो भी कोर्स आप परचेज करेंगे है ना, जिसमें भी मैथ रीजनिंग है, पूरा मैथ का एक अलग ई बुक रहेगा, रीजनिंग का अलग ई बुक रहेगा, उसमें सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे, पीछे आंसर रहेगा, उसको आप आराम से बना सकते हो, सॉल्यूशन पे भी उस पर अवेलेबल रहेगा, वहां से आप कर सकते हैं। डेली क्लास आपको करना है, टारगेट आपका अगर अच्छा खासा है तो आपको काम करना पड़ेगा। 2-3 चीजों को आपको ध्यान से समझना है, ई बुक्स अवेलेबल रहेंगी, पीडीएफ अवेलेबल रहेगा हर एक क्लास में। कुछ क्लासेस में हम लोग कोशिश करेंगे क्विज डालने का, अलग अलग चीजें हमारे जो यूट्यूब में लेक्चर्स आते हैं वो रहेंगे। बट यदि आप किसी भी चीज का ऐसा सोचते हो कि मैं इसका प्रिंट निकाल के पढ़ लूंगा, मान के चलिए कुछ हम लोगों ने दे भी दिया कि यार चलो आप प्रिंट करा लो, हमारे जो नोट्स आएंगे हर दिन के लगभग 30 से 40 पेज, 45 पेज के नोट्स रहेंगे। पहला तो प्रिंट निकालने में जो एक इशू होगा, फाइनेंशियल इशू होगा, है ना, क्योंकि जो भी बच्चे परचेज करते हैं कोर्स, उनके साथ एक होता है कि 50,000 60,000 जैसे बाकी जगह फीस अगर आप लगा रहे हो, हमारे तो काफी कम है, फिर भी क्या एक इशू हो जाता है, नोट्स आप बनाने जाओगे हर दिन का, अगर आपको लग रहा है 50-60 रुपए बहुत महंगा पड़ेगा। दूसरा चीज, अगर आप वो नोट्स निकालते भी हो, आप नहीं पढ़ोगे। एक्चुअल में होता क्या है, आपको नोट्स बनाना है इसी 2 घंटे के अंदर, और आप जब अपनी हैंड राइटिंग से नोट्स लिखोगे ना, एक साइकोलॉजी है, ध्यान से देखिएगा, आप अपनी हाथ से अगर कोई चीज लिखी हो जल्दी याद होता है, दूसरे का हैंड राइटिंग से भी याद नहीं होगा। अगर सोचोगे कि मैं दोस्त से लिखवा लूंगा, ये कर लूंगा, वो नहीं होने वाला। आपको नोट्स में केवल की पॉइंट्स बनाने रहेंगे, थोड़ी बहुत चीजें लिखनी रहेंगी। क्लास के अंदर जब भी आप बैठेंगे,
लॉजिकली आप बात कर सकते हैं आराम से, कोई भी चीज का दिक्कत नहीं होगा। अगर किसी प्रकार का कोई इशू होता है, डायरेक्ट मेरा नंबर रहता है आप लोगों के पास, डायरेक्ट आप मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। बट आप लोगों को क्या करना है, हर एक क्लास का नोट बनाना है। हाँ, आप एक काम ये कर सकते हो, अगर आप लोगों से नहीं हो पा रहा कि छत्तीसगढ़ का मैप कैसे ड्रॉ होगा या भारत का मैप कैसे ड्रॉ होगा, या फॉर एग्जांपल साइंस में कैसे मैं दिल का फोटो बनाते बैठो, मेंस तक अगर आपको बनाने का प्रैक्टिस करना आप करिए। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, उसका आप फोटो ले लीजिए, है ना, और उसका आप क्या प्रिंट निकाल लीजिए। जैसे छत्तीसगढ़ का है, एक आइडियल मैप का प्रिंट निकाल लीजिए, एक कटआउट बना लीजिए, जिससे आपको छत्तीसगढ़ मैप तुरंत तुरंत ड्रॉ हो जाए, और उस पर काम करिए। उस पर ड्रॉइंग करने में वेट नहीं करना है। पहली पहली बार यदि आप तैयारी कर रहे हैं, हाइलाइटर का जितना कम हो सकता है प्रयोग करेंगे, क्योंकि आप पहली बार हाइलाइटर का यूज करेंगे ना, पूरी कॉपी आपकी हरी, गुलाबी, पीली इस प्रकार की हो जाएगी। आप एक बार पढ़ लिए हैं, दो बार पढ़ लिए, तीसरी बार जब आप रिवीजन करेंगे तब आपका हाइलाइटर वर्क करेगा। अदरवाइज पूरी कॉपी आपकी गुलाबी होगी। तो कुछ चीजें रहेगी, कोई और चीजें लगेंगी, आप मुझको बताइएगा, उसके हिसाब से मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊंगा। अभी के लिए फिलहाल हम लोग ये वाला सेशन को ओवर करते हैं, कल फिर छत्तीसगढ़ की बाकी चीजों में पढ़ेंगे। तो कल हम लोग देख लेंगे पूरा किस प्रकार से जिला निर्माण हुआ है, और मे भी हो सकता है कल हम लोग थोड़ा सा छत्तीसगढ़ की सड़कें देख ले और जिलों को समझ ले। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ के कुछ बेसिक जिलों के बारे में बात करके फिर हम लोग एकदम मेन जहां शुरू करेंगे इस बार इकोनॉमिक सर्वे से, थोड़ा सा अलग तरीके से चलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे और बजट आ गया है, पहले कर लेंगे। साल भर का डाटा आप 2-3 बार रटपट कर लेंगे, वो क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। हर बार एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता ही है, उससे हर एक एग्जाम में आता है, उसको कर लेंगे। बाकी जिला वगैरह का जो है बाद में करना शुरू करेंगे। इन अ वीक आपका वो सारी चीजें भी शुरू हो जाएगी। ओके, तो इतना रखते हैं आज के लिए। अगर कोई डाउट होगा आप लोग पूछ सकते हैं। अभी मैं क्लास को ओवर